मैं तो कम से कम पहले दिन से तय था कि एक शिक्षक के तौर पर ही मरना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द डे। हमारे दिमाग में कॉलेज की जो छवि होती है वो जो बैकग्राउंड में शानदार इमेजेस और जिसका कुल मिला के मतलब केवल रोमांस करने की जगह जब कॉलेज में घुसते हैं तो एक ऐसी जगह से लेके आते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बॉलीवुड। यूपीएससी की तैयारी बहुत गंभीर मामला है, ऐसे में इश्क कैसे करें? तो मतलब आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइट। आंसर देने में बैलेंस चाहिए, जिंदगी में भी संतुलन चाहिए। हम जीवन में, विद्यार्थी जीवन में लोगों का सक्सेस देखते हैं सर, पर सक्सेस के पीछे की कहानी नहीं देखते। तो सर मैं आप दोनों से ही जानना चाहता हूं कि आप क्या ऐसी परिस्थिति रही जिसने आपको शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया, और स्पेशली यूपीएससी फील्ड के अंदर जो अपने भारत का ही सबसे कठिन एग्जाम है उसका मेंटोर बनने के लिए प्रेरित किया? सबसे पहले तो मैं रामानुजन कॉलेज की सिविल सर्विसेज सोसाइटी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कैंपस में बुलाया है। और यूं तो बार बार कैंपसेस में जाने का मौका मिलता है, लेकिन जब हम अपने ही विश्वविद्यालय में, अपनी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आते हैं तो इट्स लाइक होम कमिंग एवरी टाइम। इट्स लाइक पेइंग बैक, पेइंग इट फॉरवर्ड टू, कि जो चीज जहाँ से आपने जो चीज़ें हासिल की हैं उसका कुछ हिस्सा वापस करने का मौका आपको अपने विश्वविद्यालय के कॉलेजेस देते हैं। इसी में दरअसल वो जवाब भी शामिल है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं तो कम से कम पहले दिन से तय था कि एक शिक्षक के तौर पर ही मरना चाहता हूं एट द एंड ऑफ द डे। और इसलिए जब मेरे पास ये अवसर आया कि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा सकूं, और उसी का एक्सटेंशन था जब मेरे पास डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का ये अनुरोध आया, जिस समय वो बिल्कुल शुरुआत थी कोचिंग की, कि हिंदी के जो विद्यार्थी होते हैं उनको इसका जो इंटरव्यू सेगमेंट है उसकी तैयारी का मौका नहीं मिलता है, तो क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसमें हिंदी के विद्यार्थियों को मुफ्त में यह अवसर मिले कि वे अपने इंटरव्यू को लेकर तैयार कर सकें। तो उन लोगों ने ये मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम जब डिज़ाइन किया तो उन्होंने इसलिए भी कि मैं सबसे सस्ता और सबसे आसानी से उपलब्ध दोस्त था जिसकी गर्दन पकड़ के कहा जा सकता था कि आप आइए, और इसलिए भी कि हम लोग साथ साथ एक लंबे अरसे तक एज डिबेटिंग टीम मेंबर, एज रूममेट, एज फ्रेंड्स लंबे अरसे तक साथ साथ थे, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानते थे। तो उसके आधार पर उन्हें यकीन था कि शायद मैं ये काम कर पाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये अवसर दिया था। और कुल मिला के मुझे लगता है कि शिक्षक के पास अन्य प्रोफेशंस की तुलना में हमेशा ये अवसर होता है कि वह समाज से जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका कुछ हिस्सा जरूर वापस कर पाए, और यही वह वजह है जिस वजह से मैं इस पूरी योजना में अब तक हूं, और जब तक मजा आ रहा है रहूंगा। तो प्रथम प्रश्न है कि सर, गवर्नेंस के संबंध में लीडरशिप को प्रभावित करने वाले मुख्य गुण क्या हैं? देखिए मनीषा, ये जो सवाल है कि अगर हम लीडरशिप को एक केवल मुकाम की तरह लेते हैं तब हमें ये एक भ्रम की स्थिति लगातार बनी रहेगी कि किन चीजों को लीडरशिप कहा जाएगा, किसे नहीं। लेकिन अगर आप लीडरशिप को एक यात्रा की तरह लेते हैं, इफ यू कंसिडर इट एज अ जर्नी, ओनली देन यू रियलाइज कि दरअसल जिंदगी में हर क्षण आपके पास इस नेतृत्व की जो आपका गुण है उस पर रिफ्लेक्ट करने का और उसे एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। इसलिए मुझे जब भी एस्पिरेंट से बात करनी होती है मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपका गवर्नेंस में या अदरवाइज जो आपकी लीडरशिप की जो भूमिका है वो तब शुरू होगी जब आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर कर लेंगे और मसूरी की तरफ जाएंगे। दैट्स नॉट ट्रू। सच्चाई ये है कि अगर इफ यू आर नॉट अ गुड लीडर व्हाइल यू आर अ एस्पिरेंट, देन यू विल नॉट बी अ गुड लीडर व्हाइल यू आर एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको जो आपकी एस्पिरेंट की जर्नी है उसमें उन गुणों को शामिल करना होगा, एसिमिलेट करना होगा,
जो कि लीडरशिप के लिए रिक्वायर्ड है। एंड व्हाट आर दीज? मैं कम से कम 3 चीजों की बात तो हमेशा करता हूं। पहली चीज है कि आपके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। मैं उदाहरण देके बार बार कहता हूं कि यदि आप सारी जिंदगी अपने नोट्स को अपने दोस्तों से छिपाते हुए तैयार करते रहे हैं तो दोस्त बहुत बुरे एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे। इफ यू डोंट हैव दिस टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग वन एंड हैविंग सेंसिटिविटी कि आपके पास कुछ स्ट्रेंथ और आपके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं तो किसी और के पास किसी डिफरेंट तरह के प्रिविलेजेस हैं, आपके पास कुछ डेप्रिवेशंस हैं तो किसी और के पास दूसरी किस्म की डेप्रिवेशंस हैं। सो अनलेस यू स्टार्ट वर्किंग एज अ टीम इवन व्हाइल यू आर एस्पिरेंट, तब तक फिर आपके अंदर वह गुण है ही नहीं जबकि आपको वहां पहुंचकर कुछ करना होगा। सो सेंसिटिविटी इज वन। लीडरशिप का दूसरा चीज, जैसा मैंने कहा कि टीम वर्क की तरह काम करना इज अनदर। एंड आई ऑल्सो से दैट टेकिंग इन दैट एक्स्ट्रा लीप फॉर द इंक्लूजन, दूसरों को शामिल करना उन लोगों को लेकर मसलन जो कि वंचित हैं। हम लोग, मैंने हिंदी मीडियम की बात अभी की कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ सिमिलरली देयर आर अदर सोशल कैटेगरीज, जेंडर फॉर दैट मैटर, और SC, STs, OBCs, ट्राइबल्स। आप इन लोगों को इंक्लूड करने के लिए नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो इन योर लाइफ क्या करते हैं, इससे तय होगा कि आपके अंदर वो लीडरशिप के गुण हैं या नहीं जो आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। अगर आप ऐसे चारों तरफ देखें और आपको पता लगे कि आपके दोस्तों में सारे के सारे दोस्त आप ही के जैसे, ना तो डिफरेंट जेंडर के लोग हैं, ना डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लोग हैं, ना डिफरेंट दूसरी डाइवर्सिटी के लोग हैं, केवल अपने जैसे लोगों के बीच आप हमेशा रह रहे हैं, तब तो आप एक मुश्किल रास्ते पर हैं। क्योंकि पहले आपने बहुत बुरी बुरी चीजें आप सीख रहे हैं, बाद में आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव रहेगा कि पहले इन्हें डीलर्न कीजिए, कुछ नई चीजें सीखिए, बाकी दुनिया तो इतना इंतजार नहीं करेगी ना। सो माई ओवरऑल मेरा जो आपको से अनुरोध है, आग्रह है विद्यार्थी होने के नाते, कि अपनी जिंदगी को डाइवर्सिटी से एक्सपोज कीजिए, इंक्लूजन लेकर आइए, और जो लोग वंचित हैं आप उनके प्रति संवेदनशीलता रखिए, एंड वर्क एज अ टीम। If you are able to do this while you are an aspirant, while you are still preparing, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो you'll realize that life will be easier for you and you will have those arsenal जो कि एक अच्छी leadership के लिए जरूरी होते हैं। That's what my take is. सर, आप दोनों ही विद्यार्थियों से ही घिरे रहते हैं, तो एक जनरल मेरा प्रश्न है कि सामान्य तौर पर विद्यार्थी अपने जीवन में गलतियां करते ही हैं, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कॉलेज लाइफ पर सामान्य तौर पर आपको दिखती हैं कि ये विद्यार्थी कर रहे हैं, और उनसे कैसे बचा जा सकता है? पिछले लगभग 20-25 साल से 25 साल तो कम से कम हो ही गए कि मैं विद्यार्थियों के साथ लगातार हूं और उनसे ऐसे विषयों को पढ़ाता रहा हूं विश्वविद्यालय में जिसमें हम इन चीजों पर लगातार चर्चा करते हैं। मैं 2 या 3 इंपॉर्टेंट बिंदु कह सकता हूं। पहली बात, हम लोग अपने कॉलेज की छवि जब कॉलेज में घुसते हैं तो एक ऐसी जगह से लेके आते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बॉलीवुड। हम लोग हमारे दिमाग में कॉलेज की जो छवि होती है वो जो बैकग्राउंड में शानदार इमेजेस और जिसका कुल मिला के मतलब केवल रोमांस करने की जगह, इस किस्म की बेहद मिसप्लेस्ड किस्म की छवि लेकर आते हैं। एक तो ये परेशानी आपको समझनी पड़ेगी कि अब जब आते हैं तो यू आर फॉर अ शॉक, पहुंचते हैं तो लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है, यहां पर तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे सीटी बजाई और 4 लड़कियां आपके पीछे डांस कर रही हैं और वाइस वर्सा, ऐसा होता नहीं। तो एक तो ये मिसप्लेस्ड छवि जो है इसे मैं एक महत्वपूर्ण गलती की तरह देखता हूं। इसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज ये है कि जब हम कॉलेज पहुंचते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि कॉलेज में टीचिंग लर्निंग का मतलब केवल क्लासरूम है। दिस इज अनदर फैलेसी दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज की दो सोसाइटीज में भी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, देन यू एक्चुअली वेस्टेड बीइंग, फॉर एग्जांपल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय और किसी छंगामल कॉलेज के बीच में मुख्य अंतर क्या है? कि आप ऐसा थोड़ी ना है कि वहां के टीचर्स पढ़ के नहीं आते, वो भी पढ़ के आते हैं।
हम लोग भी सेम यूजीसी वाली क्वालिफिकेशंस के साथ होते हैं, ठीक है। हम लोग ये हो सकता है दिल्ली विश्वविद्यालय में तो हम लोगों ने डीयू से पढ़ाई की होगी, जेएनयू से पढ़ाई होगी, ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, तो मे बी वी हैव दैट एक्स्ट्रा एज। लेकिन इसके बावजूद जो मुख्य अंतर है वो विद्यार्थियों का अंतर है। आप लोग जिस कॉलेज की जो जीवंतता होती है, आप थिएटर में नहीं गए, आप डिबेटिंग में नहीं गए, आप सिविल सर्विसेज सोसाइटी या XYZ सोसाइटीज में नहीं गए और आप केवल क्लासरूम में गए, ये दूसरी मेजर गलती है जो विद्यार्थी करते हैं और इससे बच सकते हैं। तीसरी के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। आप आए प्रतापगढ़ से, आपने आकर यहां पर बेचारा पीजी भी लिया, पिताजी ने पैसे भी दिए, और यहां आके ढूंढ रहे हैं कि प्रतापगढ़ के दूसरे बच्चे कौन से हैं। तो भाई प्रतापगढ़ के सारे बच्चे तो प्रतापगढ़ में थे ही ना, उन्हीं से मिल लेते। यू दिस कॉलेज, फॉर दैट मैटर दिस यूनिवर्सिटी, गिव यू वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बी इन अ डाइवर्स ग्रुप, पीपल अनलाइक यू। ऐसे बच्चे जो कि केरल से आ रहे हैं, मलयालम बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी नहीं आती, उनसे मिलिए। एंड सेम ऑब्वियसली फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट जेंडर के लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग। अगर आप उस डाइवर्सिटी को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो ये ऐसे है जैसे कि आप ट्रैकिंग के लिए जाएं वैली ऑफ फ्लावर्स में और फूलों को देखने की जगह पे केवल वो सीमेंट के रास्ते को देखने लगे। डोंट डू दैट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आई बिलीव कि ये वे गलतियां हैं जो आप कैंपस से निकल जाते हैं तब रियलाइज करते हैं कि आपके पास मौका था और आपने इसको पूरा नहीं किया। एंड द लास्ट थिंग, रोमांस वाली बात मैंने बोली थी, इसका मतलब ये नहीं है कि रोमांस नहीं करना है। आई मीन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रोमांस करना है, लेकिन जैसे बॉलीवुड ने आपके कॉलेज की छवि बुरी बनाई है, ऐसे ही बॉलीवुड ने प्रेम की छवि भी बड़ी बेवकूफाना बनाई है। प्रेम वो नहीं होता है जो बॉलीवुड दिखाता है, ठीक है। प्रेम वो होगा जो वास्तव में आप करेंगे, और प्लीज करिएगा, वरना पिताजी किसी के साथ बांध देंगे। थैंक यू। Good afternoon, sir. My name is Aman. I'm a university student. My question to both of you actually. So, sir, I'm awestruck, blessed, and maybe glad to witness you in front of me right now. And my simple question to you is that you must have asked n number of times that why do you want to join civil services? So, my question to you is why did you join the civil services panel despite the fact that Dr. Vikas Divya Kirti sir is your friend, but there must be some things which you were seeking while when you decided to join the civil services panel, interview panel. So जो हिस्सा आपने मुझसे पूछा मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूं कि बाकी चीजें सही हैं, दोस्ती अपनी जगह पर है, पर आपने इस बात को स्वीकार क्यों किया या आप क्यों करते हैं। For that, there is one reason which I can share with you, and I don't know whether you'll believe it or not, because बहुत बार होता ये है कि जब हम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं और वो बाहर चले जाते हैं, बाद में उनसे बात करते हैं, तो अक्सर वो ये कहते हैं कि सर हमने आपसे बहुत सीखा, इट वॉज वेरी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल। एंड आई एम नॉट सेइंग वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी सिंपल, दैट यू डोंट रियलाइज हाउ मच वी लर्न व्हेन वी इंटरव्यू कैंडिडेट्स। फॉर मी एवरी interview is essentially like a classroom. I learn not only from the co-panelists like Abhishek and other colleagues, but also from the candidate. आप जरा कल्पना कीजिए एक हिंदी का मास्टर, मैं अल्टीमेटली एक हिंदी का मास्टर हूँ, ठीक है, मेरे पास एक इंजीनियरिंग की छोटी सी डिग्री है, वो अलग बात है, लेकिन मैं हिंदी का मास्टर हूँ और मुझे डॉक्टर्स से जो अच्छे से तैयारी करके आए हैं, इंजीनियर्स से या दूसरे डिसिप्लिन के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है in company of some really enlightened colleagues. For 30 मिनट के बाद जब वो बाहर निकलता है बच्चा, तब तक हम लोगों की लगभग एक पूरी क्लास हो चुकी होती। और इसमें केवल कॉग्निटिव एस्पेक्ट नहीं है, मैंने भाषा मतलब मैंने ज्ञान के स्तर पे कुछ सीखा, दैट इज वन थिंग, बट मोर देन दैट आई फाइंड दैट मेरा जो विजन है वो इससे वाइडन होता है। सो मैं वहां पर एक सीखने वाले, एक तालिब की तरह, सीखने वाला जो शिष्य की तरह वहां पर होता हूं। एंड दैट इज वन थिंग दैट इज ड्राइविंग मी फॉर लास्ट 20 years, दैट आई एम स्टिल ईगर टू गेट इनटू द बोर्ड डिस्पाइट द फैक्ट इट इज रियली टायरिंग एक्सरसाइज। आई एम श्योर अभिषेक विल एग्री, बहुत थकान होती है, लेकिन उसके बावजूद सीखने को इतना कुछ मिलता है कि लगता है कि अभी इसे और किया जा सकता है।
सो आज आप जिस विजेंद्र को देख रहे हैं उसका 80% तो वही है जो एस्पिरेंट्स से हासिल किया गया है. सो दैट्स व्हाट कीप मी ड्राइविंग. सर जैसा कि हमें पता है कि हमें यूपीएससी का प्रिपरेशन थोड़ा पहले से स्टार्ट करना चाहिए या जितना पहले से हो सके, और ये प्रिपरेशन के दौरान हमें थोड़ा सीरियस रहने की ज़रूरत है. मगर आपने ये भी बोला कि लाइफ को हमें एक्सप्लोर भी करना चाहिए क्योंकि यही एज है जैसा आपने बोला रोमांस का और नई चीज़ें सीखने का. तो कैसे हम बैलेंस करें इस सीरियस प्रिपरेशन में और अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने में? थैंक यू सर. जहां तक आपने मुझसे जो हिस्सा पूछा है कि सर यूपीएससी की तैयारी बहुत गंभीर मामला है, ऐसे में इश्क कैसे करें, तो मतलब आई मीन आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइट, बट टू से दैट जीवन जीने में आप इस तरह से कंपार्टमेंटलाइज करके जिंदगी जिएंगे तो मेरे ख्याल से ये कहां से आ रही है बात, ये इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इसे आपको विचार करना पड़ेगा. मैं अपने समय की बात बताता हूं कि जिस समय हम लोग यूपीएससी तो नहीं कहना चाहिए, जिस समय हम लोग ग्रेजुएशन करके निकले थे और यूपीएससी वाली दुनिया के आसपास थे, देयर वाज अ टाइम व्हेन ग्रुप स्टडी के लिए किसी एक जगह पे मिलते थे और वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें हम बाबा लोग कहते थे, जो पिछले 25, 26, 27, 28 साल के हो चुके थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो नहीं होता था, थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में थे और वो एकदम खिंचे हुए थे, उन्होंने जिंदगी को सब बांधा हुआ था, कुल मिला के सिविल सर्विसेज से ही शादी करेंगे. और दूसरे ऐसे लोग भी थे जो मतलब उस समय में लिव इन में थे या शादी भी कर चुके थे, घर पे अभी तक बताया नहीं था कि शादी की है. जब बाद में फैसला आया तो जिन्होंने बताया नहीं था वो आईपीएस हैं, आज भी नाम नहीं लूंगा, ठीक है, और वे बाबा लोग बेचारे बाबा ही रिटायर हुए सिविल सर्विसेज की दुनिया से और बाद में जैसे तैसे अपना काम चला रहे थे. आई एम नॉट सेइंग आइदर ऑफ दिस इज गुड और बैड. व्हाट आई एम सेइंग इज, जो सर ने कहा आंसर देने में बैलेंस चाहिए, जिंदगी में भी संतुलन चाहिए. ये कहना एकदम गलत है कि हम ये कहें कि वे लोग जो कि अन्य गतिविधियों में होते हैं, वो प्रेम करना हो या थिएटर करना हो, अपने शौक पूरे करना हो, और सिविल सर्विसेज की तैयारी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. एक तो इस धारणा से निकलने की जरूरत है. लेकिन उससे ज्यादा जिस चीज पे मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं वो ये है कि प्लीज इस बात को समझिए कि जब आप इलाहाबाद, पटना, जयपुर, इन जगहों से निकलकर दिल्ली पहुंचते हैं तो अपने साथ एक बैगेज भी लेकर आते हैं. ये बैगेज आपके बायसेस का बैगेज होता है, बोझा होता है, ठीक है. ये बोझा है कि वे लोग जो कि मान लीजिए बियर पीते हैं बुरे होते हैं, वे लोग जो कि सिगरेट पीते हैं बुरे होते हैं, वे लोग जो कि इश्क करते हैं बुरे होते हैं. एक अच्छा सदाचारी प्यारा सफल होने वाला बच्चा वही है जो एकदम लोहे के फेस का है, जिसमें कोई गुंजाइश इधर उधर होने की नहीं है. बाद में आपको इस वाली धारणा को बचाए रखने के लिए इससे लगातार अपने आप से लड़ना पड़ता है और उसमें इतनी ऊर्जा लगती है जितनी 4 सिगरेट पी लेने से नहीं लगेगी. मैं सिगरेट पीजिए ये मत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डोंट बी जजमेंटल अबाउट अदर्स लाइफ. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बीइंग जजमेंटल इज लोड ऑन योरसेल्फ. उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके ऊपर एक अतिरिक्त बोझा है जिसका बोझ ऐसे हो जाएगा जैसे मान लीजिए आप एक रेस में हैं और आपको 10 किलो का बैकपैक लेके दौड़ना है. दूसरे व्यक्ति को 10 किलो का बैकपैक नहीं लगा के दौड़ना, वो आसानी से जीतेगा. तो माय एडवाइस इज जस्ट डोंट बी जजमेंटल अबाउट अदर पीपल्स लाइफ एंड इफ समथिंग इज स्ट्रेसिंग इट आउट तो पहले वो करके देख लो, इट विल बी बेटर. गुड इवनिंग सर. सर आपने अभी जैसा कहा कि डोंट बी जजमेंटल अबाउट अदर्स लाइफ, तो सर हमें उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए जब दूसरे लोग आपके प्रति जजमेंटल हैं? क्योंकि हमारे समाज में आमतौर पे देखा जाता है कुछ कम्युनिटीज को लेके कुछ लोगों के मन में बहुत ज्यादा गलत धारणाएं होती हैं जो कि र्यूमर्स पे ही बेस्ड होती हैं, और वो लोग अगर आप उनकी धारणाओं को चैलेंज कीजिएगा तो वो एज अ पर्सनल ट्रीट करते हैं और ऐसा मतलब ट्रीट करना चाहते हैं कि उनकी धारणाएं सही हैं और इसीलिए आप बुरे आदमी हो. तो वैसे सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए हमें? देखिए, आप उसी नाव में हैं जिस नाव में मैं हूं, और मैं उसी आधार पर कह सकता हूं कि आप इस सिचुएशन को अगर महसूस कर पा रहे हैं कि ऐसा है तो आप में संवेदनशीलता का एक स्तर आ गया है. और कबीर ने लगातार कहा है कि जिसे पता होता है उसे ज्यादा दुख होता है, उसे ज्यादा कष्ट होता है.
जब तक नहीं पता जिंदगी मस्त चल रही है। आपको क्या, आपको कहना है ये वाले लोग ऐसे होते हैं और 4 गाली और दे देनी है, ठीक है ना, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है, संवेदनशीलता का आपके अंदर स्तर है, तो एक तो आप में ये भाव नहीं होगा और दूसरों में जो ये भाव होगा वो आपको कष्ट देगा। तो दुर्भाग्य से इस दुख का तो कोई समाधान मेरे पास आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं इतना यकीन दिला सकता हूं कि आप सही रास्ते पर हैं। सही रास्ते में कुछ अतिरिक्त कष्ट होते हैं, उन्हें कैसे बदलें, जिद मत कीजिए। मैंने कहा वो बैकपैक के साथ दौड़ रहा है, उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप मनुष्य होना, इंसानियत को नहीं छोड़ सकते। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। गुड आफ्टरनून सर। सर, आजकल जो क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक इमर्ज है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो न्यूज़ में आजकल चल रहा है, आप लोगों का इस बात पे क्या सजेशन या व्यू हो सकता है, जस्ट अ व्यू, कि हमारी कंट्री क्या अभी रेडी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए? जस्ट अ व्यू। आई डोंट हैव मच टू ऐड टू इट। बहुत ज्यादा मुझे इसमें जोड़ना नहीं है, बस केवल एक चीज है, जैसे टेक्निकल्स की बात कर रहे थे, लॉ में हमेशा एक चीज कही जाती है, मेंटिसा, इंटेंशन क्या है। मेरे लिए एक नागरिक होने के नाते सरकारी तरफ से आने वाले किसी भी प्रस्ताव के लिए लिटमस टेस्ट ये है कि उनकी मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है। क्योंकि जब ट्रिपल तलाक वाला केस आया, हम लोग एक्टिविज्म की दुनिया में जब भी बात करते हैं, और मैं उसका कुछ छोटा मोटा हिस्सा हूं, तो हमने लगातार, हम जेंडर पे काम करते हैं, हमने कहा कि महिलाओं को इस मौके को झपट लेना चाहिए। कभी कभी श्रूड होना पड़ता है कि ये सही है कि हमें पता है कि मंशा ट्रिपल तलाक दूर करने की सरकार की क्या थी, क्या किसे संदेश देना था, कौन से समुदाय से उन्हें परेशानी थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को भी इस मौके को हथिया लेना चाहिए। एक स्ट्रेटेजिकली ये फैसला करना चाहिए कि एक अच्छा तरीका से ले लीजिए। सो इज विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई विल ऑलवेज हैव डाउट अबाउट द इंटेंशन, लेकिन अगर डाउटफुल इंटेंशन के साथ भी एक अच्छी चीज आ रही है, तो शायद एक शातिर तरीका ये होगा कि उसमें कम से कम अच्छी चीजों को हड़प लीजिए, बशर्ते वो सोशल, हमारे सामाजिक रूप से, और समाज में खास तौर से मेरा इसमें लिटमस टेस्ट वही होगा, महिलाएं, समाज की स्त्रियों के लिए, दोनों तीनों चारों पांचों समुदाय की स्त्रियों के लिए, अगर ये आपके हित में आ रही चीज है, तो चाहे किसी थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी आ रही है, ले लेनी चाहिए। आई एम जस्ट बीइंग स्ट्रेटेजिक ओनली, अदरवाइज आई हैव द सिमिलर डाउट्स अबाउट द इंटेंशन ऑफ द स्टेप एज यू हैव। Good afternoon, sir. I'm blessed to be here in front of you and ask questions from you. Sir, I want to ask a question in the field of environment. Sir, how do you see Global Biofuel Alliance, which was made in a G20 presidency under India? How do you see it in the future development? And my next question is my personal question to you, sir. At some moment in the interview when I was gone in my society interviews, I'm gone to complete blank. Yes, sir. And that is a main problem for me and I guess mostly students here. So could you give me some tips? How can I overcome this problem? 1988 की बात है, नहीं 88 भी नहीं, 1987 की बात है। मैं एक बॉयज स्कूल से निकला, बॉयज स्कूल में पढ़ता था, 10वीं पास की, नंबर दुर्भाग्य से थोड़े अच्छे आ गए, तो मुझे एक बेहतर कहे जाने वाले गवर्नमेंट स्कूल में, जिसमें दिल्ली को मॉडल स्कूल कहा जाता है, उनमें एडमिशन मिला, और वो एक कोएजुकेशनल स्कूल था जिसमें लड़कियां भी साथ में थी। 10वीं तक के स्कूल में मैं ठीक ठाक डिबेटर था, बोल लेता था, इंटर स्कूल भी जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। 11वीं क्लास में जब मैं पहुंचा और डिबेटिंग का मौका आया, तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया कि चलिए आप उस स्कूल से आए हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट वगैरह थे। और जब मैं ऑडिशन के लिए पहुंचा तो मुझे पता लगा कि ऑडिशन हमारी एक सीनियर जो स्टूडेंट थी 12th क्लास की, वो ले रही थी, मैं 11th का था। और वो जो सामने खड़ी थी, उन्होंने कहा इस टॉपिक पे बोलिए, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। नहीं, वो भी नहीं दिखाई दी, चिंता मत कीजिए।
सो हम कब ब्लैंक हो जाते हैं, ये हमारे दिमाग का एक किस्म का कोपिंग मैकेनिज्म है जो हमारे पब्लिक स्पीकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फियर्स से निकलता है। चूंकि मैं एक पर्टिकुलर तरीके के माहौल से आया था और सामने मैंने एक भिन्न तरीके का माहौल देखा, इस कारण मेरे दिमाग ने जो रिएक्ट किया उस समय पर, वो रिएक्शन यही था कि लेट अस नॉट डू एनीथिंग। ये फियर्स क्या हैं पब्लिक स्पीकिंग की? फर्स्ट फियर इज द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। आपको ये डर रहता है कि आपको जज किया जाएगा सामने। सेकेंड फियर इज फियर ऑफ लूजिंग द कंटेंट। मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या बोलना है। मैंने तैयारी की है लेकिन उस पर्टिकुलर समय पर मैं इसे भूल जाने वाला हूं, ठीक है ना। इन दो प्राइमरी फियर्स हैं। तीसरा फियर जो नॉर्मली होता है फियर ऑफ फेलियर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि मुझे पता है लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगा जितना कि मुझे बोलना है। सो अल्टीमेटली यू डोंट हैव टू एड्रेस कंटेंट हियर, यू हैव टू एड्रेस दीज फियर्स। और इसका क्या सॉल्यूशन है? किसी भी भय का एक ही तरीका होता है, उसे ज्यादा फेस कीजिए, ठीक है ना। किसी भी फोबिया के लिए यही कहा जाता है, किसी भी फियर के लिए यही कहा जाता है कि जिस चीज का आपको फियर है उसे ज्यादा फेस कीजिए। हम मॉक इंटरव्यू में क्या कर रहे होते हैं? हम बेसिकली ये प्रैक्टिस दे रहे होते हैं कि जब वास्तव में इंटरव्यू होगा उस समय वो ब्लैंक ना हो जाए, ठीक है ना। उसे फेस कीजिए और फियर को रिप्लेस कीजिए जॉय से। वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग द कन्वर्सेशन, आई एम श्योर यूल रियलाइज कि आप ब्लैंक नहीं होंगे, ठीक है ना। दीज आर फ्यू थिंग्स आई कैन से। आखिरी प्रश्न रहेगा सर, जो विद्यार्थियों से जुड़ा है पूर्ण रूप से ही, कि सर हम सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कहीं ना कहीं सोच के ही आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आने का मकसद ही जो दूसरे स्टेट्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। तो हम कैसे अपने आप, मतलब कैसे हम पहचान सकते हैं कि हम इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बने हैं? एक्चुअल में हम क्या ऐसा अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें कि हाँ मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनूं, चाहे सीडीएस है, चाहे एसएससी है, चाहे यूपीएससी सीएससी है, कोई भी एग्जाम हो। और क्या मुझे वो एक्चुअल में मैं हूं उसके लायक, कि ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि हम छोटे होते से हमको बताया गया कि यूपीएससी आईएएस सेमिनार में लेके जाया गया है। अपने आप को बिना मतलब ग्लानि भाव से न भरें कि मैं इसके लायक नहीं हूं। मेरी तो सलाह रहेगी आप इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन का भी करें कि वो एग्जामिनेशन आपके लायक है कि नहीं है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर आप मान के चलें कि सारी गलतियां, मान लीजिए आपका चयन नहीं भी होता, जैसे सर ने कहा ना कि आप कितनी भी तैयारी करेंगे तब भी चयन तो वही 800 लोगों का होना है ना, और अपीयर 6 लाख होंगे, तो बहुत सारे लोग तो सो कॉल्ड स्टैम्प विद द फेलियर रहेंगे। इसलिए ये ना मानकर चलें कि हमेशा आपकी ही गलती रही होगी जिसकी वजह से आपका चयन नहीं हुआ। ये तो एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में जितना सिलेक्शन प्रोसेस है उससे ज्यादा ये रिजेक्शन प्रोसेस है, राइट? बिकॉज मोर पीपल आर रिजेक्टेड देन, इफ वी कैन यूज दैट वर्ड, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह तो रहेगी कि आप प्लीज इस एग्जामिनेशन सिस्टम को भी इवैल्यूएट करते रहें, एसेस करते रहें, और उसके बेसिस पे कॉल लें कि क्या यह आपके इतने अधिक समय, अटेंशन और उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ ड्रीम्स के लायक है या नहीं। हर किसी को ये यात्रा लेनी ही चाहिए ऐसा दावा ना करें। हाँ, ये जरूर है कि अच्छे नागरिक बनने में इसकी जो भूमिका है उसका पूरा फायदा उठाएं। मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी कोई अंतिम चीज नहीं है, ये मान के चलें कि बिना सरकारी नौकरी की जिंदगी चलेगी नहीं। दैट इज नॉट ट्रू। सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम आज के इस इवनिंग में हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। आपकी प्रस्तुति यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है।